Standard 5th SS Day 1. Today we will learn about the land of dense forest. What's the meaning of dense, children? Dense means घना. जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं dense. जैसे dense forest होता है, dense population होता है, घनी बस्ती, घना जंगल, इसे हम बोलेंगे dense. And what's the forest definition, children? Forest, that means a large area of land covered with trees. वृक्षों से ढका विशाल भूखंड, जंगल और या वन. फॉर एग्जाम्पल द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. हम फॉरेस्ट को इस तरीके से यूज करेंगे. ओके, लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये हमेशा हरा भरा रहता है जंगल और यहाँ पे पूरे साल भर बारिश रहती है. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस मतलब पतझड़ वाला फॉरेस्ट है. कभी ग्रीन होता है और बाद में जब पतझड़ आता है, ठंडा क्लाइमेट होता है तो ये झड़ जाता है. तो जब ग्रीन दिखता है तो पूरा जंगल लश ग्रीन दिखता है और जब पूरा सूख जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं तो पूरा जंगल सूखा दिखता है. दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डेसिडियस फॉरेस्ट. थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स. ये जंगल में थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स वाले जंगल में झाड़ी वाली होती है ज़्यादा करके, ना के बड़े बड़े पेड़ पौधे रहते हैं और कैक्टस के झाड़ रहते हैं. मैनग्रोव फॉरेस्ट मतलब मार्शी लैंड में उगा हुआ जंगल. जैसे कि कोई पानी में झाड़ देखा है आपने, मोस्टली खाड़ियों में उगा रहता है. ये मैनग्रोव दलदली इलाकों में झाड़ उगा रहता है. इनकी जो जड़ें रहती हैं पानी की, इनकी जो जड़ें रहती है वो पानी में सबमर्ज रहती है, डूबी रहती हैं और वो ऑक्सीजन है वो लोग पानी से लेते हैं, ना कि हवा से लेते हैं. जैसे अदर प्लांट्स डू लाइक दैट, दे डोंट डू, दे टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. माउंटेन फॉरेस्ट. चैप्टर 1 द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. लैंड मतलब ज़मीन और डेंस मतलब घना और फॉरेस्ट मतलब जंगल. तो ऐसा फॉरेस्ट जो बहुत घना है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इस लेसन में वी विल सी अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. उसे हम DRC कहेंगे. उसका लोकेशन, लैंड, टाइप्स ऑफ लैंड और कौन सी एरिया कवर करता है, इट्स क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, economic resources and the life of people living there. And what else will you see, children? That is transport and cities. This much we will cover in this lesson. Let's come to the chapter. These countries line in the equatorial region. अभी आपके नीचे 6 कंट्री का नाम दिया है, वो इक्वेटोरियल रीजन में आती है. अभी इक्वेटोरियल रीजन क्या है? जो रीजन इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, उसे कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन. वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ कि वो कैसे रहता है और क्या रहता है. ओके, रीअरेंज द लेटर्स टू गेट देयर नेम्स, राइट देम ऑन द ब्लैंक्स. अभी यहाँ सारे स्कैटर्ड वर्ड्स है, मतलब उल्टे पुल्टे कर दिए गए हैं, हमको उसको सीधे करने हैं. ये सीधे हुए आंसर्स हैं. फर्स्ट इज केनिया, सेकंड इज कैमरून, थर्ड वन मलेशिया, फोर्थ वन श्रीलंका, फिफ्थ वन इक्वाडोर एंड सिक्स्थ वन पनामा. Write the names in the blank in the textbook. The textbook page number 240. Is it over, children? The region between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is the equatorial region. This region has hot and wet climate. The Democratic Republic of Congo lies in this region. अभी हम बताते हैं क्या होता है. जब ग्लोब होता है, राउंड होता है, उसके सेंटर से हम इक्वेटर पास करते हैं. ये एक इमेजिनरी लाइन है. ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है. आपको बताया गया है व्हेन यू आर इन 4th स्टैंडर्ड. तो ये जो इक्वेटर है यहाँ से लेके ये ऊपर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न.
अब इन दोनों लाइन के बीच में जो भी एरिया आती है इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एरिया ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ये वाली एरिया है डेंस फॉरेस्ट की जो है इक्वेटोरियल रीजन में। दिस इज द एरिया ऑफ द डेंस फॉरेस्ट विच लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन। इज इट क्लियर? Some part of South America, some part of Africa continent, and here is the Asia. The Democratic Republic of Congo, DRC. The DRC is second largest country in Africa after Algeria. अफ्रीका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद कॉन्गो, इसलिए कॉन्गो को सेकेंड लार्जेस्ट बोला। ओके, सो द विच इज द लार्जेस्ट चिल्ड्रेन? अल्जीरिया। एंड विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट? कॉन्गो। It has area about 23.5 lakh square kilometer. तो यहाँ पे 2.35 मिलियंस ऐसा 2.35 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है। द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री। और कौन से साइड से इक्वेटर पास हो रही है? नॉर्थ पार्ट से। ये वाली नॉर्थ पार्ट है, तो ये नॉर्थ पार्ट से इक्वेटर पास हो रही है। लोकेशन कहाँ पे आता है? द कंट्री इज लोकेटेड इन द सेंट्रल अफ्रीका। इट इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज। सी मैप 1.2 नेम दिस कंट्रीज। यहाँ पे 9 कंट्रीज का नाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इनके नाम है लिबेन, किसेगेनी, कबालो, कनागा, कपागा, बुकामा, लबुबाशी, माताडी। Okay, these are the name of 9 countries that comes in DRC. Let's see the land. Location we have seen. River Congo, the second longest river in Africa, flows through the country. This river is known as the highway of Central Africa. The country lies in the center of river basin, which is vast low-lying area. अभी रिवर कॉन्गो, ये इसका नंबर भी सेकंड आता है। जो लंबी है रिवर, अफ्रीका की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये कहाँ फ्लो होती है? थ्रू द कंट्री। पूरे कंट्री के बीच में, कॉन्गो कंट्री के बीच में फ्लो होती है। आप मैप देखोगे तो रिवर पूरी कंट्री के, ये रेड वाली दिख रही है ना आपको, ये पूरे कंट्री में घूम फिर रही है। दैट मीन्स इट्स फ्लोइंग। इसके ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज पूरे देखो जाल बना के पूरे कंट्री में स्प्रेड हुए हैं। दैट मीन्स दिस रिवर हैव इनफ वाटर टू फ्लो। दिस रिवर इज नोन एज हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। अभी हाईवे क्या होता है? मोस्टली रोड्स होते हैं बच्चों। हाईवेज कनेक्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस को। तो अफ्रीका में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए रास्ते कम और गॉड गिफ्टेड वाटरवेज ज़्यादा हैं, इसलिए इसको हम, जो रिवर कॉन्गो को हम बोलेंगे नेशनल हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। The country lies in the center of river basin, which is vast low-lying area. ये सेंटर में ये रिवर बेसिन के, और
नीचाई वाली इलाके में, मीन्स ज़रा सा भी फ्लड आता है तो पूरी एरिया फ्लडेड हो जाती है। कवर्ड विथ रेन फॉरेस्ट, और पानी यहाँ ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट एक ही मतलब होता है, तो कॉन्गो में रेन फॉरेस्ट आता है। रेन फॉरेस्ट बहुत घना होता है, इतना घना होता है कि कई कई जगह पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, और इतने सारे उसमें इंसेक्ट्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे कि वहाँ पे रहना और जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन इफ़ यू गो टू अफ्रीका, यू हैव टू टेक द वैक्सीन ऑफ येलो फीवर, तो आपको मच्छर वहाँ काटेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, अदरवाइज आपको डेफिनेटली येलो फीवर होने ही वाला है। इट इज़ सराउंडेड बाई माउंटेन्स एंड प्लेटोस। वो किससे सराउंडेड है? माउंटेन्स और प्लेटोज से। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लाइज Ruwenzori Mountains, Mount Margherita is the highest peak in this range. जो ये रुवांजोरी माउंटेन है वो नॉर्थ ईस्ट साइड आया हुआ है, और माउंट मार्गेरिटा हाईएस्ट पीक है इस रेंज में। द कंट्री हैज़ 4 मेजर लेक्स, अल्बर्ट, एडवर्ड, क्यू एंड तगैनिका। तो ये जो है, ये एरिया को हम लेक से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 मेजर बड़े बड़े लेक्स हैं। लेक्स मतलब तालाब। दिस लेक्स लाइज अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री, और ये लेक्स ईस्टर्न बाउंड्री साइड है। रिवर कॉन्गो फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री, और ये रिवर कॉन्गो जहाँ पे भी जा रही है वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। Let's see the fact wise. River Congo originates in the highlands of East Africa and flows into Atlantic Ocean. जैसे इंडिया की कोई भी रिवर फ्लो होती है वो जाकर अरेबियन सी में मिलती है या फिर इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो ऐसे यहाँ रिवर कॉन्गो कहाँ मिलती है? अटलांटिक ओशन में। द फेमस इंगा फॉल्स आर इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, और जो लोअर कोर्स है वहाँ पे इंगा फॉल बहुत फेमस है। टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 242. Let's see the climate. The country has an equatorial climate. अभी इक्वेटोरियल रीजन में है तो डेफिनेटली इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा। इक्वेटर पे गर्मी बहुत पड़ती है बिकॉज द सन रेज फॉल परपेंडिकुलर, मतलब जो भी सन है उसकी रे सीधा इक्वेटर पे आ जाती है 90 डिग्री में, इसलिए उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, लेट्स सी। इट इज़ वेरी हॉट एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर। अभी हॉट है क्योंकि सूरज की रोशनी ज़्यादा है, हॉट है इसकी वजह से वाटर वेपर ज़्यादा क्रिएट होते हैं और वो कंडेंस होके रेन वापस हमको रेन के फॉर्म में मिल जाता है, इसलिए बार बार वहाँ बारिश होती है। इसकी वजह से रेनी थ्रू आउट द ईयर होता है, पूरे साल भर बारिश होते रहती है। ह्यूमिडिटी इज़ हाई विच मेक्स इट अनकम्फर्टेबल एट टाइम, और ह्यूमिडिटी बहुत सफोकेशन लगने लगेगा, पसीना पसीना हो जाओगे, पूरे चिपका चिपका बदन हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इसलिए हमको सफोकेशन जैसा फील होने लगता है, और वी विल फील अनकम्फर्टेबल, मीन्स हमको ड्राई रहने की मोस्टली आदत हो जाती है बिकॉज वी आर इन इंडिया। तो हमको ऐसा क्लाइमेट ज़्यादा सूटेबल नहीं है जहाँ बहुत गर्मी हो, या फिर आपको कोई बंद कमरे में रख दे और आप पूरे पसीने पसीने हो जाओ, तो हाउ यू विल फील, सेम यू विल फील इन दिस फॉरेस्ट। मॉर्निंग आर जनरली प्लेजेंट, बट सुबह अच्छी रहती है, यहाँ की खुशनुमा रहती है। एट नून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड द हीट इज़ अनबेरेबल, और दोपहर होती है वैसे सूरज चढ़ने लगता है, ऊपर सिर पे आ जाता है, 90 डिग्री पे हमारे सिर पे आ जाएगा, और इतनी हीट आती है
कि अनबेरेबल है, हम सहन नहीं कर सकते, इतनी गर्मी वहाँ पड़ने लगती है। ग्रेजुअली क्लाउड्स बिल्ड अप एंड रिजल्टिंग द हैवी रेन इन आफ्टरनून। और गर्मी हुई वैसे ही इवेपोरेशन वाटर का शुरू हो गया। अब कॉन्गो रिवर पूरे कंट्री में घूम रही है और कॉन्गो रिवर में पानी भरा हुआ है। अब ये पानी गर्मी की वजह से खौलने लगेगा, खौलने मतलब गर्म होने लगेगा और उसका भाप बनने लगेगा और ये भाप जाएगा स्काई में, वहाँ पे ठंडा है, प्रेशर इज लो, तो वहाँ पे ये भाप कंडेंस हो जाएगा, ठंडा होकर वापस ड्रॉपलेट बन के नीचे आ जाएगा। अब फिर से नदी को पानी मिल गया, नदी में भर गया, नेक्स्ट डे वापस धूप निकलेगी और फिर वापस पानी गर्म होगा, वाटर कंडेंस्ड होगा और शाम तक बारिश आ जाएगी। ये लाइफ साइकिल, ये इनकी वाटर साइकिल चलते रह रही है। इवनिंग एंड नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट। और आफ्टरनून में बारिश गिर गई तो ऑब्वियसली इवनिंग में तो धूप भी चली जाएगी और पानी गिरा है, इसकी वजह से क्लाइमेट ठंडा हो जाएगा, रात तो और भी ठंडी हो जाएगी और कंफर्टेबल रहती है। लेट्स सी द वेजिटेशन, किस टाइप के झाड़ यहाँ पे उगते हैं। वेजिटेशन इन अ हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली। अभी हॉट और ह्यूमिड रीजन में कैसे मॉइस्चर काफ़ी है, प्लांट्स को बढ़ने के लिए ज़मीन अच्छी है, उसको पानी अच्छा मिल रहा है, उसको खाद वाली ज़मीन मिल रही है, तो प्लांट्स फटाफट ग्रो होने लगते हैं। द फॉरेस्ट हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज रहते, झाड़ रहते। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म अ डेंस कैनोपी एट टॉप। अभी क्या करते हैं, नीचे से पूरे सूखे सूखे लकड़ियाँ डंडी डंडी जाते जाते ऊपर पूरा ऐसा छत्ता बना लेते हैं, जैसे अम्ब्रेला रहती है, अम्ब्रेला का स्टिक कैसा रहता है, पतला, और ऊपर कैसा वाइड ओपन क्लोथ रहता है, तो इस टाइप के वो झाड़ अपना रूप ले लेते हैं। पूरा ट्रंक नीचे रहेगा, ऊंचा जाएगा और ऊपर एकदम बड़ा सा कैनोपी फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से नीचे लाइट आने, सन की लाइट पहुंच नहीं पाएगी। इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। और इतना डेंस, इतना घना रहेगा, ये पत्तों के बीच में पत्ते 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 पूरे गिरा रहेगा कि अम्ब्रेला जैसा दिखेगा, एंड सन कैन नॉट बी रीच ऑन द ग्राउंड। These forests remain green throughout the year and are called evergreen forest. अभी इक्वेटोरियल के फॉरेस्ट साल भर हरे भरे रहते हैं, इसे कहते हैं evergreen forest. These forests are so dense that it is difficult to pass through them. और इतना घना रहता है कि इसके अंदर से आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। लेट्स सी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ के जानवर कौन कौन से हैं। द फॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ। अभी घना जंगल है और जंगल में आना जाना भी मुश्किल है, तो एनिमल्स के लिए राज करना इजी है, क्योंकि ह्यूमंस एक्टिविटी कम है, इसलिए एनिमल्स को तो लोनलीनेस चाहिए और डेंस फॉरेस्ट चाहिए और सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ एनिमल्स है। गोरिल्लास, चिंपैंजी, monkeys, bonobos and baboons are found here. Marshy lands are the home to the hippopotamus, rhinoceros and elephant. अभी यहाँ पे ये टाइप के एनिमल्स मिल जाते हैं, लेकिन जो मार्शी रहता है, दलदली इलाका रहता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था मैनग्रोव, उस टाइप का कोई एरिया रहेगा, तो उस पानी में हिप्पोपोटामस रहता है, राइनासर्स रहता है। राइनासर्स मतलब गेंडा और हिप्पोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा। एलिफेंट तो आप सभी को पता है, हाथी। द रिवर एंड लेक्स आर फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर एंड फिश। और रिवर्स और जो भी लेक्स रहेंगे उसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। एलिगेटर मगरमच्छ की क्वालिटी के रहते हैं, लेकिन उनके माउथ शेप थोड़ा डिफरेंट रहता है। फिश मतलब मछली। Okapis and antelopes are found in the forest of Ituri. Lions, cheetahs, hyenas, giraffes, buffaloes live in the grasslands. Pelicans, ducks, owl, eagle are some of the birds found here.
Here's the picture. Let's see. Elephant, monkeys, chimpanzee, gorilla, whatever you say. This is okapis, antelope, lion, cheetahs, giraffe. These are the birds. This is eagle. एंड दिस इज पेलिकन. पेलिकन क्या होती है? इनकी जो चोंच रहती है बहुत बड़ी रहती है एंड दे कैन कलेक्ट द फिशेस एंड वाटर इन द beak of their, and this beak is very strong. The rich wildlife of the Democratic Republic of Congo. This here's the rich wildlife. You can see rhinoceros here, a very tiny rhinoceros. Let's come to the checkpoint. Circle the name of the countries that share the boundaries with the DRC: Algeria, Tanzania, South Sudan, Zambia, Kenya, Angola, Uganda, South Africa, Ethiopia, Rwanda, Chad, Egypt. Let's see which countries share the boundaries with DRC, that is Tanzania, South Sudan, Zambia, Angola, Uganda, and Rwanda. Here's the session end. Read the lesson, understand the contents. Thank you, children.